घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांदेव को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है। शादी आई, मेरी मर्जी की शादी थी, लव मैरिज थी जहांदेव के साथ, बचपन की मोहब्बत, लव एट वी ग्रू अप टू लव ईच अदर। बड़ा ही हम कपल थे, पूरा वो सैफ अली खान जैसा लगता था मुझे। लोग करीना से मिलाते थे उस ज़माने में, तो हम लोगों का जो एक वो था ना कपल, उसको बहुत आइडियलाइज़ किया जाता था कि ओ माय गॉड। और फिर लव मैरिज का कॉन्सेप्ट, वो राजपूत हम अराई, और मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे बचपन से साथ पले बड़े। लेकिन फिर शादी का क्या हाल हुआ बाद में, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं बेशतर दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। मेरी जो उम्मीदें थी, शादी की दूसरी रात मुझे पता चला कि वो इंसान ही नहीं है यार। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक है। आपकी लव मैरिज थी और आपको फिर भी नहीं पता था कि आपके हस्बैंड इतनी ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं। अब बच्चे थे ना, वो 18 का था, मैं 16 की थी, 2 साल का फ़र्क। इतनी जल्दी शादी हो गई थी आपकी? नहीं, इतनी जल्दी मोहब्बत हुई थी। शादी तो आई वॉज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड, तो और 23 की थी तो बेटा मेरी गोद में था 6 महीने का। सो और 24 की हुई तो मुझे पता लग गया कि ही इज़ इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। तो ये जो मोहब्बत से शादी और फिर उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस देख के 24 साल की उम्र में मुझे पता लग चुका था कि जिस आदमी से मैंने शादी की है मैंने भंड मार लिया। और मोहब्बत रही थी आपको अपने हस्बैंड के साथ अब भी? मुझे आज भी उससे बहुत मोहब्बत है। वो ज़मीन के मनो मिट्टी के नीचे है, मैं उसे ज़िंदगी में माफ़ कर चुकी हूँ। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। उससे मुझे 3 बहुत खूबसूरत बच्चे दिए हैं, और वो बच्चे आज मेरी, दे आर माई स्पिरिट। मेरे 5 बच्चे मेरी स्पिरिट है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि अगर कोई इंसान आपको मिलता है तो वो यहाँ दरवाज़ा है या दीवार है। आप दीवार से लग जाते हैं तो क्या होता है, आप अपने लिए रास्ता तलाश करते हैं। आप कितने साल की थी जब आपके फर्स्ट हस्बैंड जहांजेब की डेथ हुई थी? एग्जैक्टली नहीं याद, बट 27 या 30 आई थिंक, आई डोंट। अच्छा आयशा, आपके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के बाद आप अपने इन लॉज के घर ही रही थी, आप वापस नहीं आई थी, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जब जहांजेब को कैंसर डायग्नोज हो गया और 4th स्टेज एडवांस था, मुझे नहीं बताया गया कि उसे 4th स्टेज एडवांस है। कभी नहीं जाती थी उसके चेकअप्स में। एक दिन डॉक्टर ज़ेबा होती हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अब पता नहीं है या नहीं, हमीद लतीफ़ में उस ज़माने में हुआ करती थी, और उन्होंने कहा इसकी बीवी को बुलाओ, इसकी तलाक हुई हुई है। कहा नहीं। जब मुझे बुलाया गया, मैंने कहा ये कब ठीक होंगे? उन्होंने कहा बेटा तुम किस सोच में हो, ये ठीक नहीं होगा। जो दिन गुजर रहा है उसे गनीमत जानो। ही इज़ ऑन, ये अल्लाह की तरफ से एक तुम्हें बोनस है जो ज़िंदगी है उसकी। सो मैंने अपने वालिद को कॉन्टैक्ट किया। जब वो अंदर रिजेंटमेंट होती है ना, शादी के बाद मैंने उनसे बहुत दफ़ा बात की फ़ोन पे, बहुत दफ़ा कहा कि आपकी वजह से मैंने गलत बंदा चूज़ किया अपने लिए, क्योंकि मुझे पहला आदमी जो मिला ना, मैंने उसके अंदर अपनी सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश की। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। आई ट्रस्टेड माई गट और आई वॉज रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। तो मैं उन पे ब्लेम करती थी कि आप क्योंकि मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, आपने मुझे छोड़ा और ऐसा छोड़ा। आप देखो, बीवी को तो छोड़ दिया जाता है, तो औलाद को भी छोड़ देते हैं आप। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना, तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे आयशा, हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज़ पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है, औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है कि ये गंदा खून है और ये उसका है। लिहाजा खैर आगे चलते हैं। तो जब जहांजेब की डेथ से 1-2 महीने पहले मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया। मैंने कहा जहांजेब आपसे मिलना चाहता है, आप एक दफ़ा उससे मिलिए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, एंड आई कोट, कि देखो सारी ज़िंदगी तुमने मुझे कभी ओन नहीं किया, तो अब तुम एक खाना रखो अपने ससुराल में, तुम्हारे ससुराल को पता चले कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आपके वहाँ पे हस्बैंड उस तरफ कीमोथेरेपी चल रही है, और वालिद साहब ये फरमा रहे हैं कि तुमने मुझे कभी ओन नहीं किया, लिहाजा अब तुम मुझे ओन करो अपने इन-लॉज में, और उन्हें बताओ कि तुम्हारे 7-8 और बहन भाई हैं, और मैं तुम्हारा वालिद हूँ और तुम्हारी अम्मी है, और जो है इन सबको तुम ओन करो, खाना हो, खाने के ऊपर मैं जहांजेब से मिल लूँगा। कहा बात यह है कि इस वक्त वो उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त ससुराल में ये नहीं कह सकती कि मेरे बाप को ओन किया जाए, उनका खाना रखा जाए, हम फूड़ी पे बैठे हुए हैं, ही इज़ अबाउट टू डाई। आप ये ज़िंदगी में रोएंगे इस दिन को
आप जहांजेब की शक्ल नहीं देख सकेंगे। वो आपसे मिलना चाहता है, एक मरते हुए आदमी की ख्वाहिश समझ के इसे पूरा कर लें। वैसे आपके हस्बैंड आपके अब्बू से क्यों मिलना चाहते थे? वो शायद उनको लगता था कि वो मुझे एज ए जिम्मेदारी मेरे फादर पे सौंपते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि वालिद साहब ने कर दिया इनकार, बड़े पोलाइटली। मैं इसको इनकार ही समझती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप सारी ज़िंदगी इस चीज़ को तरसेंगे क्योंकि आप उसकी शक्ल नहीं देख सकेंगे। और फिर मेरी वही काली ज़बान, हाँ जहांजेब की डेथ होती है, हम उसे लाते हैं हॉस्पिटल से, नहलाते हैं। बच्चे मेरी इन लॉज के कहने के मतलब मना करने के बावजूद मैं बच्चों को उन एक फाइनल गुड बाय करवाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, 6 साल का बेटा, 4 साल की बेटी और 2 साल की बेटी। बच्चे बहुत छोटे थे। मुझे था कि कल को ये बच्चे जब मुझसे पूछेंगे कि हमारा बाप कहाँ गया, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि किधर गया। मैं लाख तावीलें दे दूं कि वो चला गया अल्लाह के पास। उन्होंने जब डेड बॉडी नहीं देखी होगी तो उन्हें सब्र नहीं आएगा। और उस ख़ानदान में एक ऐसा प्रेसिडेंट था, उन्होंने जहांजेब के मामू को कैंसर हुआ, बहुत यंग एज में उनकी 2 बेटियां थी। उन्होंने बच्चियों को बाप की शक्ल नहीं दिखाई, और जब बच्चियों को बाप की शक्ल नहीं दिखाई उनसे झूठ बोला गया कि तुम्हारा बाप दुबई चला गया। जब छोटे होते हैं हम बच्चे तो उनके दिमागों में सवाल नहीं होते, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके जहन में ये सवाल उभरते हैं कि हमारे बाप ने हमें छोड़कर दुबई चला गया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो फेक कॉल्स कराते थे किसी से कि अच्छा ये देखो तुम्हारे बाबा की कॉल। तो वो चीज़ें, वो बच्चों में महरूमी देख देख के ना आंखों में सख्ताई, पथराई हुई आंखें। और अपना बचपन भी मुझे याद था कि मैंने अपने बाप के इंतज़ार में वकीलों के घरों में बैठकर कई घंटे गुजारे थे। तो वो जो आस होती है और दरवाज़ा नहीं खुलता और कोई नहीं आता, तो वो मैं नहीं चाहती थी। खैर वो हो गया। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चे उस तरह से बड़े हों, उस महरूमी के साथ। इस महरूमी के साथ तो जी सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे बाबा को सितारा बना दिया, लेकिन इस महरूमी के साथ नहीं जिया जाता कि एक बाप चला गया और पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने और नहीं किया। जहांजेब की डेड बॉडी चली जाती है और 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में। और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांजेब को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है कि ये तुम्हारा बाप। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। खैर, सो आई मेट हिम देन। और गिले शिकवे अपनी जगह। जब मैंने बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए माफ़ी मांगी जहांजेब से और बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए उसको माफ़ कर दिया कि एज एन इंसान जब हम जिंदा होते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं अपना आप जताने की और अपनी चीज़ को राइट कहने की, लेकिन दूसरे की शायद उस तरह से नहीं सुन रहे होते, उसकी नहीं समझ रहे होते, या शायद दूसरा आपको समझा नहीं पा रहा होता। तो वो सब कहना सुनना जो था वो डेड बॉडी के साथ जब हो गया, उससे पहले भी हो गया हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे उसे माफ़ करना था, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे लेट गो करना था कि उसको आगे दूसरे मामलात भी देखने हैं। तो वो मैंने अपने लिए भी किया और उसके लिए भी किया। फिर उसके बिहाफ पे मैंने बहुत सारे लोगों से माफ़ियाँ भी मांगी कि ज़ाहिर है वो तो उस तरह से नहीं मांग सका, उसको वक्त नहीं दिया ज़िंदगी में। 33 साल का या 30 साल के आदमी के लिए मौत जब एकदम से आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें, वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था, लोगों से क्या मांगनी थी उसने। और फिर इंसान जब इस तरह से होता है ना तो उस तरह सोच भी नहीं पाता। तो खैर एनीवेज बहुत सारे लोगों से माफ़ियाँ मांगनी थी, तो मैंने अपने वालिद को ये सोच के पिछली पूरी ज़िंदगी के लिए माफ़ कर दिया कि यार अगर मैं एक इंसान के जाने के बाद उसको माफ़ कर रही हूँ तो मैं ये जो ज़िंदा है इसको माफ़ कर सकती हूँ।